हेलो दोस्तों, अलमदद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम है, खुशामदीद है। आज फिर एक नया अध्याय लेकर के आपके सामने आए हैं और वो आपका अध्याय है हिंदी वर्णिका बुक 10th क्लास का आपका सबसे लास्ट चैप्टर है। और इसमें देखिएगा आप लोग, अगर 4 चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है वर्णिका बुक का तो जाइए आप मेरे ही यूट्यूब चैनल पे, उस पर जा कर के चारों वीडियो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है बाबू। और उसमें है जो क्वेश्चन भी अब अध्याय बाय अध्याय आपको डाल दिया जाएगा, उससे आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी न हो जाए, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बाबू, आपका वर्णिका किताब जो है धरती कब तक घूमेगी, इस अध्याय 5 है और इसके लेखिका हैं सावरदैया। अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि धरती कब तक घूमेगी, इस कहानीकार के लेखिका कौन है, तो क्या बताइएगा? सावरदैया। अब बताइए सावरदैया के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी पा लेते हैं या देख लेते हैं। तो सावरदैया है जो बाबू एक राजस्थानी कहानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार है। अगर आपसे पूछा जाए कि सावरदैया कौन सी भाषाओं का कथाकार हैं, तो कहिएगा कि राजस्थानी भाषा का कथाकार है। आगे चलेंगे कि ये जो कहानी है बाबू धरती कब तक घूमेगी, ये एक राजस्थानी भाषा में थे और इसके हिंदी में अनुवाद किसने किया, या कह सकते हैं कि सर जी अनुवादक कौन है, तो अनुवादक किसके हैं? खुद सावरदैया, खुद इसके अनुवादक है। इस कहानी का अनुवादक बाबू हिंदी में किसने किया, तो सावरदैया ने किया। किसने किया बाबू? सावरदैया में। एक ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद है प्रस्तुत कहानी समकालीन भारतीय साहित्य अप्रैल जून 1983 ईस्वी से यहाँ संकलित है। अगर कोई पूछे कि बताइए धरती कब तक घूमेगी कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है कहानी, तो बाबू कहेंगे कि समकालीन भारतीय साहित्य अप्रैल जून 1983 ईस्वी से यहाँ संकलित है या लिया गया है। इतना। और आगे चलेंगे बाबू कि ये जो कहानी धरती कब तक घूमेगी बहुत ज्यादा है, जो कह सकते हैं कि बाबू रुला देने वाली कहानी है। अगर इस कहानी में बढ़िया से सुनना है तो आप अपने मोबाइल को है जो पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक वीडियो एक भी स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप तो कर लीजिएगा लेकिन आपको है जो कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए हम कहानी से शुरू करते हैं। धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखिका कौन है बाबू, तो सर जी सावरदैया। इस कहानी के अनुवादक कौन है, तो खुद सावरदैया है, क्योंकि सावरदैया को कोई नहीं मिल रहा था राजस्थानी भाषा को हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए, तो ये खुद है जो राजस्थानी भाषा को हिंदी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया और खुद हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा में। तो ये खुद है इनकी अनुवादक इस कहानी की। और कहानी इस तरह से है बाबू, देखिए आपको हम फोटो के माध्यम से हर अध्याय में पढ़ाते हुए आए हैं और लास्ट चैप्टर है इसमें भी हम फोटो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। फोटो देख के हंसिएगा मत, अगर अच्छा फोटो लगे बाबू तो कमेंट में जरूर कहिएगा सर जी बहुत अच्छा था। आगे ये है बाबू इस कहानी का इतना मनी है जो आपका रोल मॉडल है, कह सकते हैं कि किरदार है। सीता है, पात्र है, सीता है जो ये भी मुख्य पात्र है, कैलाश है, नारायण है, बिज्जू है, राधा है, भौरी है, पुष्पा। इतने मनी है इस कहानी के रोल मॉडल या किरदार हैं। और सबसे मुख्य पात्रा के बारे में अगर पूछा जाए कि मुख्य पात्रा कौन है, तो सर जी कहेंगे कि मुख्य पात्रा सीता है। अब बाबू सीता जो थी बाबू एक कह सकते हैं कि विधवा औरत थी। सीता क्या थी, तो सीता एक विधवा औरत थी। इनके सर से इनके पति का साया चला गया था। तो एक विधवा औरत है जो अपने बेटे को बहुत लाड प्यार से अपने कैलाश को भी पालती है, नारायण को भी पालती है, बिज्जू को भी। अगर पूछा जाए कि सीता के कितने बेटे थे, तो 3। सीता के कितने बेटे थे बाबू, तो 3। उसके बाद सर जी सीता के कितने बहुए थे, तो 3 बेटा है, तो जाहिर से बात है कि 3 बहुए होंगी। और अगर लोग ज्यादा कर लेता है तो आपके उसकी अपनी ख्वाहिश होती है, लेकिन ज्यादातर हमको देखने को मिलता है कि एक ही रहता है हिंदुस्तान में ज्यादा। तो बाबू देखेंगे कि एक कैलाश बड़ा बेटा है, मंझला बेटा नारायण है, छोटा बेटा जो है उसका नाम है बिज्जू। उसके बाद है कैलाश की जो पत्नी है बाबू उसका नाम राधा है,
उसके बाद है नारायण की पत्नी है, उसका नाम है आपका भौरी, और बिज्जू की पत्नी का नाम है बाबू पुष्पा। तो आपसे पूछेगा कि सीता के कितने बेटे थे, तो 3। बड़ा बेटा का नाम तो कैलाश, मंझले बेटा का नाम तो नारायण, उसके बाद सबसे छोटे बेटे का नाम तो बिज्जू सर जी। उसके बाद है बड़ा बेटा के पत्नी का नाम क्या है, तो राधा। उसके बाद है मंझले जो नारायण है उनकी पत्नी का नाम क्या है, तो भवरी, और बिज्जू जो सबसे दुलारा थी माँ का, दुलारा था माँ का, उसके बेटे का नाम क्या है, वो है जो उसकी पत्नी का नाम क्या है, तो हम कहेंगे सर जी पुष्पा। तो इस तरह से क्लियर हो गया। तो कहानी इस प्रकार है बाबू कि सीता है जो अपने घर में घुटन महसूस करती है, इतना तीनों बेटा के रहते घर में अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। तो वहाँ यूँ कि अपने बेटे सारे को पाल लेती है तीनों को, और जब पाल लेती है तो वो बड़ा हो जाता है तीनों बेटा, तो तीनों बेटों को है जो शादी कर दिया जाता है, और सीता है जो तीनों बेटों को शादी कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सीता मतलब पति के मरने पर है जो अपने बेटे को छोड़ देती है, नहीं, बल्कि अपने बेटों को खिला खिला करके बड़ा जवान कर देती है। ये माँ का किरदार है बाबू। लेकिन एक माँ है जो कह सकते हैं सर जी कि एक माँ है जो बेटे से नहीं पलाता है, बेटे से है जो मतलब उनकी खिदमत ज्यादातर नहीं हो पाती है। हमारे समाज में भी इस तरह से देखने को मिलता है कि माँ जब बूढ़ी हो जाती है, उनका कोई सहारा नहीं रहता है, तो बेटा लोग है जो उनसे बढ़िया से बात भी नहीं करता है, बस खाने के समय में खाना दे दिया, हो गया उनका खत्म। तो इस तरह से सीता के भी यही हाल होता रहा था बाबू। सीता को है जो टाइम पे खाना दे दिया जाता था, कभी है जो कैलाश के यहाँ से, कभी नारायण के यहाँ से, कभी बिज्जू के यहाँ से, इस तरह से खाना दे दिया जाता था, और उनसे बातचीत नहीं होती थी, कोई नहीं, न कैलाश बात करता था, न मंझला बेटा नारायण, न बिज्जू, और न ही इनकी पत्नी लोग ज्यादातर बात करते थे कि चलो सास से बात कर लिया करते हैं। एक होता है ना बाबू कि जब खाना हम खा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ना अपना घर में खा रहे हैं, लेकिन ये लोग खुद बात नहीं किया करती थी उसे सीता बूढ़ी माँ से। तो माँ को ऐसा लगा कि हम अपने घर में लग रहे हैं कि बेगाना हो गए हैं, बिल्कुल अजनबी हो गए, हमको सिर्फ खाना दे दिया जाता है और सब लोग है जो अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। तो माँ को बाबू है जो इतने में है जो जब खाना इनके यहाँ दिया जाता था, इनके यहाँ दिया जाता था, इनके यहाँ दिया जाता था, तो आपस में लड़ाई हो जाती है। आपके घर में, गांव घर में भी देखते होंगे बाबू कि गांव घर में भी लड़ाई हो जाती है। कभी इनके यहाँ खाना है तो ये लड़ जाती है, इनके यहाँ खाना है तो ये लड़ जाते हैं। तो इस प्रकार है जो माँ का खाना खिलाते थे सब बारी बारी, तो लड़ाई हो जाती थी आपस में। तो इसको निपटारा करने के लिए सब कैलाश ने सब अपने भाइयों को बुलाया, बोला नारायण इधर आओ, बिज्जू इधर आओ, सब लोग इधर आओ, जमा हो जाओ। और माँ है जो माँ के लिए अब एक नियम बनाया जाए, माँ के लिए अब एक नियम बनाया जाए, और नियम के अनुसार माँ को है जो खाना खिलाया जाए। तो माँ को नियम क्या बनाया गया था बाबू कि माँ को है जो एक एक महीना खाना है जो सब लोग खिलाएंगे। 1 महीना होगा तो कैलाश के यहाँ है जो 1 महीना खाएंगे, यानी कि 29 दिन खाने के बाद 30वां दिन है जो नारायण के यहाँ खाएंगी। 30वां दिन के बाद फिर है जो 29 जैसी होगा, 30वां दिन है जो बिज्जू के यहाँ अपने बुढ़िया बिस्तारा उठा करके बिज्जू के यहाँ खाने के लिए जाएंगी। तो इस प्रकार माँ के लिए एक नियम बना दिया जाता है कि 1-1 महीने का नियम बनाओ, और 1-1 महीना हम तीनों भाई हैं जो माँ को बारी बारी से खाना देंगे, खाना खिलाएंगे। तो एक दिन की बात है बाबू कि जब राधा है जो हलवा खिलाती है माँ को, दाल का। राधा है जो हलवा क्या खिलाती है, तो दाल का हलवा खिलाती है। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि दाल का हलवा कौन खिलाती है सीता को, तो राधा खिलाती है। उसके बाद है भावरी सीता को क्या खिलाती है, तो भावरी सीता को बाबू रसमलाई खिलाती है। और क्यों खिलाती है, क्योंकि इनके बच्चे, ये सब इनके बच्चे हैं बाबू, देख लीजिए और ज्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पर 3 को हम पार दिए हैं, ये सब इनके बच्चे हैं। तो रसमलाई भावरी देती है अपने बच्चे का। एक दिन इनका जन्मदिन था, इनके बेटे या बेटी का, तो उसमें है जो रसमलाई भावरी ला करके देती है कि माँ जी खा लीजिए। तो उस समय की है जो राधा के यहाँ खाना माँ जी का चल रहा था। तो ये नियम था कि अगर राधा के यहाँ खाना चल रहा है तो ला करके भावरी अगर ला के कुछ दे दी खाना, तो लड़ाई हो जाता था आपस में।
और ये भवरी जाकर के रसमलाई दी ही थी और माँ जी उस रसमलाई को एक काटा मतलब एक चम्मच खाई थी कि उधर से राधा आती है और कहती है मेरे ऊपर है जो क्या दिखा रहे हो, तो मेरे ऊपर अपना रईसी दिखा रहे हो। जो माँ जी को अपने घर में खाना था, बारे था तो सूखी रोटी खिलाते थे और हमारे घर में आया तो हमको राई खिला कर दिखा रहे हो कि माँ जी को रसमलाई हम खिला रहे हैं, और माँ जी से है जो रसमलाई छीन लेती है और इस प्रकार है जो इनको खाने नहीं देती है। तो माँ जी को ऐसा लगता है कि देखो अपने ही ये सब मेरे ही संतान है, ये माँ जी से ही इतना संतान फैला है, इतना है जो जनरेशन फैला है और माँ जी को खाने पर है जो पाबंदी लगा दी जाती है। उसके बाद है पुष्पा है जो कुछ नहीं खिलाती है बाबू, आपके कहानी में ये नहीं तो बताया गया कि पुष्पा कुछ खिलाती है, बस खाना खिलाती है। एक महीना में 29 दिन के बाद 30वां दिन है जो मतलब पारी बदल दिया जाता है। तो बच्चे जब बाबू 29वां दिन जब होते थे तो बच्चे हैं जो मन के सच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं क्या होते हैं बाबू, मन के सच्चे होते हैं। बच्चे हैं जो बहुत खुश हो जाते थे कि दादी का आज खाना है, मेरे घर पे खाना है, और दादी से जाकर के बोलते थे कि दादी जी कल से आप मेरे क्या खाइएगा। और इस तरह से है जो बच्चे है जो अपनी दादी से खेल करके बोल करके है जो, उनको क्या पता है बच्चा को कि हाँ खाना भी खिलाया जाता है तो मतलब बारी बारी से, और खाना खिलाने में पैसे लगते हैं। तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं बाबू, और बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं अपनी दादी को लेकर के, कहे दादी जी कल मेरे यहाँ खाना, आप कल से मेरे यहाँ आप खाना खाइएगा। इस प्रकार चलते रहता है, खाना वो खाते रहती हैं। लेकिन देखे बाबू इससे भी है जो लड़ाई आपस में होता गया, मतलब एक महीना खाने में भी आपस में कभी भवरी से लड़ाई हो जाता, कभी राधा से लड़ाई हो जाता, कभी पुष्पा से, तीनों में अपने में लड़ाई हो जाता बाबू। और जब लड़ाई हो जाता तो ये सब कहती कि माँ के लिए एक और नियम बनाया जाए, माँ के लिए एक और नियम बनाया जाए, जो लड़ाई आपस में होता है ये ठीक नहीं है माँ को लेकर के। तब बाबू है जो माँ को लिए कैलाश बुलाता है अपने सब भाइयों को कि बिज्जू नारायण इधर आओ, माँ के लिए एक और नियम बनाया जाए। माँ को खाना को लेकर बहुत ज्यादा है जो लड़ाई होती है आपस में घर में। तो बिज्जू क्या बोलता है बाबू माँ के लिए कि एक बार माँ से भी तो पूछ लो कि माँ इस फैसले के लिए तैयार है। तो माँ को ऊपर देखा जाता है, माँ का चेहरा है जो बिल्कुल बाबू जो बिल्कुल मूड़ी नीचे की हुई है और माँ शर्माई हुई है और मन ही मन में अपने पति को कोस रहे हैं कि आज हमारा अगर पति रहता तो मेरे ये दिन देखने को नहीं मिलते, हम दोनों खाते भले चटनी रोटी खाते लेकिन साथ में खाते, और ये दिन नहीं देखने को मिलता तो अपने पति को ही कोसती है। तो ये कैलाश बोलता है कि माँ के क्या देखा जाए, माँ को खाना ही न है, खाना देना ही न है, बस माँ से नहीं पूछा जाए। लेकिन बिज्जू कहता है कि एक और माँ से भी इस फैसले के बारे में पूछ लिया जाए कि माँ इस फैसले से राजी हैं कि नहीं। तो कहता है कैलाश कि नहीं, माँ से नहीं पूछना है। और कहते हैं ये सब कि 50-50 रुपये दे करके है जो माँ को महीने में 150 रुपया दे दो, और माँ जी के लिए इतना बूढ़ी है तो इतना में माँ जी का 1 महीना चल जाएगा, तो खाना खुराक के 1 महीना चल जाएगा। बाबू कितना मतलब कह सकते हैं कि रोना आ रहा है बाबू इस समय, इन्हीं के बेटे हैं, इनको खाने के लिए इस प्रकार दर दर भटकना पड़ रहा है। तो कहा कि 50-50 रुपये कैलाश देंगे, 50 रुपये नारायण देंगे, 50 रुपये बिज्जू देंगे, 50 रुपये, और तीनों कहते हैं कि 50 दे देते हैं, माँ जी को 150 रुपया हो जाएगा। और महीने के लिए माँ जी को 150 बहुत ज्यादा है खाने के लिए, माँ जी बूढ़ी है तो ज्यादा थोड़ी है ना उनको खर्चा है। और 50-50 रुपये मिला करके तीनों 150 दे दिया करते हैं। तो माँ जी को ऐसा लगता है बाबू कि मेरा खाना इतना इन लोग को भारी लग रहा है, मेरा खाना इतना इन लोग को भारी लग रहा है, ऐसा करो कि अगर हम इसके घर में खाते हैं तो कुछ ना कुछ तो कर दिया करती हैं। बूढ़ी जात होती है तो बाबू घर में क्या करती है, आपके समाज में ही देख लीजिए कि अगर आपकी मम्मी है तो मम्मी के घर में अगर कोई बच्चा है तो उसको है जो खिला दिया करती है, अगर आपके यहाँ खाना खाती है तो। नहीं तो फिर वो क्या करती है कि मतलब झाड़ू पोछा या बर्तन उर्तन मांज देती हैं, तो या तो आपके घर में चावल उवल चुन देती हैं। तो इस तरह से आपके घर में खाती है तो कुछ न कुछ है जो बूढ़ी लोग कर दिया करती हैं। तो वो तो मतलब अपना काम कर दिए तब तो खा रहे हैं। तो इस प्रकार माँ को लगा कि अरे मेरा खाना जो इतना ही मतलब इन लोग को बोझ लग रहा है तो क्यों ना हम बाहर मतलब खा लेते हैं, इन लोग का बोझ हल्का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
अपना घर से हट के बाहर हम किसी के यहाँ भी पोछा करेंगे या झाड़ू बर्तन करेंगे या किसी के बच्चे को खिला देंगे तो हमको खाना दे दिया जाएगा, हम खा लेंगे, हमारा पेट भर जाएगा। तो इस प्रकार है जो बाबू माँ है जो निर्णय कर लेती है कि रात में ही आज हम अपने घर से निकल लेते हैं। लेकिन मुख्य बिंदु देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है बाबू यहाँ पढ़े कि 50-50 रुपए महीना बांध दिया जाता है, बेटे लोग बांध दिया जाता है माँ के लिए। सबसे एक निंदा की बात है बाबू कि माँ ही का पूरा संतान है, इस सीता से ही पूरा इतना संतान है, इन्हें को अपने ही घर में है जो घुटन महसूस होता है, अपने ही बेटे और अपने ही बहू लोग हैं जो इनको खाने पर है जो इतना प्रतिबिंब लगाते हैं। बच्चों का रोटी दो का खेल। देखिए बाबू, जब माँ है जो अपने घर से निकलती है बाबू तो बिल्कुल एकदम कुढ़न महसूस, इनके घर में है जो कुढ़न महसूस होता जाता है। इनसे न कोई बात करता है, न भवरी बात किया, न है जो राधा बात की, न पुष्पा बात की, और न है जो बेटा लोग बात करता था इनसे। बस खाना के टाइम में खाना दे दिया जाता था। और तो ऐसा नियम लगा दिया कि इनको 150 रुपया दे करके है जो कहा जाता था कि 150 रुपया देने की बात हुई तो माँ है जो सुन ली इस बात को और माँ नाखुश हो गई, मतलब नाराज हो गई। और इस नियम को देखते ही देखते माँ के अंदर ऐसा लगा कि हम घर में ये बोझ बन गए हैं, हमें इस घर से निकल जाना चाहिए। अपने घर में माँ को है जो इस बात को लेकर के घुटन महसूस होने लगती है और माँ अपने घर से निकल जाती है। जब निकलती है बाबू तो रास्ते में कोई बच्चा या बच्ची है जो खेल खेलता है, रोटी दो का खेल। खेल क्या खेलता है बाबू? रोटी दो का खेल। सर जी रोटी ले लो, रोटी ले लो, हाथ में एक कटोरा ले लेता है। आप लोग भी आंख मूंदी खेले हैं ना, आंख मूंद करके है जो पट्टी बांध लिया आंख में, बच्चे में आप लोग खेले होंगे बाबू, हमें पता है, हंसी मत। तो आंख मूंद करके है जो और एक कटोरा ले लिया था और बच्चा लोग खेल रहा था रास्ते में कि रोटी दे दो, रोटी दे दो। कभी इस बच्चे के पास गया, कभी इस बच्चे के पास गया और रोटी दे दो, रोटी दे दो कह करके है जो मतलब बच्चे लोग अपना खाना अपना मतलब खेल खेल रहे थे। तो सारे लोग कहता था कि मेरे पास नहीं है आगे बढ़ जाओ, मेरे पास नहीं है आगे बढ़ जाओ, मेरे पास नहीं है आगे बढ़ जाओ। इस प्रकार जब उस खेल को माँ जी देखती है सीता तो इनके दिल में भी ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये कहानी मेरे से ही जुड़ा हुआ है, खेल मेरे से ही जुड़ा हुआ, मेरे पास भी, मेरे साथ भी इसी प्रकार हो रहा है कि मुझे बेटा कभी कैलाश के पास खाने के लिए जाया जा रहा है, कभी है जो नारायण के पास, कभी है जो बिज्जू के पास, और इस प्रकार है जो लोग हमें रोटी के लिए है जो कभी उसके पास भेज रहे हैं, कभी उसके पास भेज रहे हैं, कभी उसके पास भेज रहे हैं। तो एक खेल है जो मेरे ही लिए परफेक्ट बैठ रहा है और ये खेल को देखकर है जो माँ अंदर अंदर और अपने आप को कोसने लगती है। और जब घर से बाहर निकलती है बाबू, अपने ही घर से जब बाहर निकलती है तो लगता है ऐसा कि धरती है जो पूरा फैल गया है और मतलब आकाश है जो बहुत बड़ी है, धरती है जो बहुत बड़ी है। और माँ को ऐसा लगता है कि हाँ अब हम पिंजरे से निकल गए हैं, जेल से निकल गए, घर की मोह माया से निकल गए हैं। और माँ जब घर से निकलती है तो बाबू अपने आप को है जो अंदर से फील ये समझती है कि हाँ धरती बहुत बड़ी हो गई है, धरती है जो फैल गया है। लेकिन जब घर में ही थी अपने बेटों के मोह माया में तो इनको ऐसा लग रहा था कि अपने ही घर में घुटन महसूस हो रही थी, इनको खाने के लिए तरसाया जाता था। तो इस प्रकार कहानी थी बाबू। और आगे देखेंगे कि सीता को घर से निकलना मानो जेल से निकलना, मतलब सीता को घर से निकला तो लगा कि हम जेल से निकल गए। जेल में जिस तरह से पंछी को है जो मतलब बांध लिया जाता है या पंछी को ला करके उसमें पिंजरे में डाल दिया जाता है तो अपने आप को क्या समझते हैं कि हम कैद। तो इसी तरह से माँ को भी लगता था। उसके बाद अपने ही घर में सीता को घुटन महसूस होती है, ये तो बात बता ही दिए कि अपने ही घर में सीता को घुटन महसूस होती है। क्यों? क्योंकि है जो उनके अपने ही बेटे, तीनों बेटे, उनके खाने के लिए कभी कैलाश के पास जाया जाता था, कभी नारायण के पास, कभी बिज्जू के पास। इस प्रकार इससे भी नहीं रहा गया तो माँ जी के लिए एक और नियम बना दिया गया कि इनको अब 50-50 रुपये दिए जाए। इस बात को सुनकर है जो माँ अंदर ही अंदर नाराज हो जाती है, गुस्से में आ जाती है कि मेरा खाना इतना ही लोग को भारी पड़ रहा है तो हम क्यों ना किसी के घर में घर से बाहर निकल जाते हैं, किसी के घर में भी पोछा मांजा करेंगे तो हमें खाना दे दिया जाएगा। हमारा पेट इतना ही बड़ा है तो हम घर से निकल जाते हैं, हम किसी के घर में भी पोछा मांजा कर देंगे तो हमें खाना मिल जाएगी। और इस प्रकार माँ है जो अपने घर से निकल जाती है बाबू। और जब घर से निकलती है तो ऐसा लगता है कि मानो धरती बहुत बड़ी हो गई है, धरती फैल गया है और माँ अपने अंदर खुशी महसूस करती
है। तो इस प्रकार कहानी थी बाबू, बिल्कुल छोटा सा कहानी था, और इस कहानी से हमें ये समझ मिलता है, ये तात्पर्य होता है, या इस कहानी को लाने का सावरदैया का मकसद यही है कि हमारे समाज में भी कहीं न कहीं इस प्रकार बूढ़ियों के साथ अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। वो जब बूढ़ी हो जाती है बाबू तो उनको खाने के लिए तरसाया जाता है, उनसे कोई बात नहीं करता है। अगर आप खाना दे रहे हैं तो उनसे बात कीजिए, मुंह उनका है जो खाने से नहीं भरता है, बल्कि उनके से दो बात कर लीजिएगा बैठ के, तो उनका दिल है जो खुशी से उछल जाता है बाबू, खुशी से है जो भर जाता है। तो इसलिए हमारा ये आदेश है आपसे, हमारा ये कहना है कि अगर आपके घर में भी आपकी दादी हैं या आपकी कोई भी बूढ़े ज़ईफ हैं तो उनसे दो हंस के बात कर लीजिए, दो बात। अब खाना दे रहे हैं, खाना के साथ साथ उनसे हंस के बात कर लीजिएगा, तो वो हैं जो आपके घर में है जो बिल्कुल खुशी महसूस करेंगे। और ये कहानी बिल्कुल छोटा था बाबू, बिल्कुल रुला देने वाली कहानी थी, क्योंकि एक बूढ़ी के साथ अपना ही जन्मा हुआ बेटा और इनका ही बहू लोग हैं जो उनको खाने के लिए किस प्रकार तरसाती हैं। और माँ है जो दर दर भटक के एक दिन ऐसा होता है कि माँ अपने घर को छोड़ करके चली जाती है। तो ये कहानी थी बाबू, कैसा लगा कहानी आप जरूर वीडियो में के आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस तरह से आपका वर्णिका बुक खत्म हुआ। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। क्वेश्चन आपका ये रहा मेरे पास वर्णिका बुक, जो कि आपका बिहार बोर्ड का है। और देख लेते हैं क्वेश्चन कि सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस करती है। तो इसका जवाब देंगे कि सीता अपने घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि इनको खाने के लिए जो तरसाया जाता था। कभी है जो अपने बड़े बेटे कैलाश के पास, कभी नारायण के पास, कभी बिज्जू के पास, इस तरह से खाने के लिए बारी बना दिया गया था। और इससे भी नहीं हुआ तो बेटा लोग इनको 50-50 रुपये के लिए एक नियम और निकाला, जिससे माँ है जो नाराज हो जाती है। और नाराज होने के बाद है जो माँ है जो घर को छोड़ देती है। इसलिए सीता अपने घर में घुटन महसूस करती है। पाली बदलने पर अपने घर में दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता ना खुश। मतलब पाली बदलने पे है जो बच्चे होते हैं मन के सच्चे होते हैं बाबू। और बच्चों को क्या पता कि दादी को खाना भी खिलाया जाता है और उस खाने खिलाने में पैसे भी लगते हैं। तो खाना खिलाने में किसी गैर को तो नहीं खिला रहे हैं, वो तो अपने मतलब ससुर को ही, सास को ही खिला रही थी। तो लेकिन बच्चा ऐसा नहीं समझता और बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है, दादी जी आज हमारे यहाँ खाना है, आज से आज हमारे यहाँ खाना खाएंगी। और इस प्रकार बच्चे हैं जो खुश रहते हैं कह के, लेकिन उनकी माँ बाप नाखुश रहते हैं क्योंकि खाना खिलाना पड़ेगा, पैसा लगेगा। तो ये सोच रखते थे उनके घर में उनके माता पिता। बच्चे को खुश और माता पिता नाखुश के कारणों पर विचार करें तो यही कारण है बाबू कि बच्चे होते हैं जो दिल के सच्चे होते हैं, लेकिन माता पिता हैं जो पैसे को देखते हैं कि हम बूढ़े को अगर खिलाएंगे तो पैसे हमारे खर्च होंगे। इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। मतलब जब घर से निकली बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन के जब घर से निकली तो सीता को ऐसा लगा कि हमारे आंखों के आगे न तो अंधेरा है और न ही धरती है जो आकाश के बीच घुटन महसूस हो रही है। मतलब अपने घर में थी तो ऐसा लगता था कि हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा गया है और हमें जो एक पिंजरे में बंद है। और ऐसा लग रहा था इनके घर में कि धरती और आकाश बिल्कुल है जो सिकुड़ गया है और हम उस सिकुड़ करके ऐसे बैठे हुए हैं। यानी कि अपने घर में इनको है जो पिंजरे के समान कैद अपने आप को लगता था कि हम पिंजरे के समान हैं और कैद हैं पिंजरा में। इसलिए वो बाहर निकलती हैं तो वो खुश महसूस करती हैं और लगते हैं कि हम अब अंधेरे में नहीं हैं बल्कि आकाश के इस प्रकाश में आ गए हैं। आकाश की जब देखते हैं बाहर निकलते हैं तो लगता है कि धरती है जो फैल गया है और बिल्कुल खुशी महसूस करती हैं। सीता का चित्रण करें तो सीता कैसी थी बाबू। तो सीता है जो बहुत ही सहनशील औरत थी। इन्होंने अपने तीनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन जब बेटा जवान हो गया तो इनको खाने के लिए दर दर भटकाया जाता है, तरसाया जाता है। आगे कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें तो कहानी के शीर्षक के सार्थकता धरती कब तक घूमे दी फिट बैठा है, क्योंकि माँ जी है जो अपने घर से निकल जाती है बाबू। तो घर से निकलने के बाद है जो
माँ जी को ऐसा लगता है कि धरती अब है जो बिल्कुल है जो फैल गया है, अब धरती सिकुड़ा नहीं है। लेकिन जब घर में रहती हैं तो लगता है कि हमारा घर है जो बिल्कुल हम सिकुड़ गए हैं घर में और बिल्कुल जेल में अपने आप को महसूस करते हैं। तो इस प्रकार है जो कहानी का सारांश प्रस्तुत करें तो कहते हैं बाबू कि कोई भी बड़ी कहानी को छोटे रूप में प्रस्तुत कर देना वो कहानी का सारांश है। तो मैंने जो अभी कहानी कहा वही कहानी का सारांश है। तो कैसे लगी ये अध्याय बाबू आप कमेंट में जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आगे भी इसी तरह आपको वीडियो मिलते जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन आंसर भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का इसे यूट्यूब चैनल पे है जो डाल दिया जाएगा। तो आप लोग देखना ना भूलें। बाकी जय हिंद।